हेलो एवरीवन। आज हम ब्लड के बारे में जानने वाले हैं। तो ये होता क्या है, इसको हमको समझना है। तो ये लाल रंग का होता है, और ये लाल रंग का होने की वजह से ये हमारे नस में, मतलब बॉडी का जो ये जितना नस है इसके अंदर ये फ्लो करता है। तो ये सिर्फ नस में फ्लो नहीं करता है, ये लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल भी होता है जो हम लोग को जिंदा रखने में मदद करता है। अब ये ब्लड क्या करता है, ये बहुत सा काम करता है हम लोग के बॉडी में। जैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये सारा कुछ प्रोवाइड हम लोग के बॉडी में करता है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का एक जरिया हो गया, मतलब जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको मिलकर इसके कंपोनेंट और इसके सारा फंक्शन को समझते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए हैं ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड, ये ह्यूमन ब्लड हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। नॉर्मल सा बात है कि बिना ब्लड के हम लोग का कोई काम पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता। तो जब ये बिना ब्लड के पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम टॉपिक का बात करें बायो में, तो ये ब्लड होता है। बायो में क्या, बायो का दो पार्ट हो जाता है, एक जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है। तो अगर हम 11-12 के फॉर्मेट में हम जाते हैं, तो जो भी चीज जीव जंतु के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम जूलॉजी कहते हैं, और जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम बॉटनी कहते हैं। तो ये ना सिर्फ क्लास 8, 9, 10 के लिए है, 11, 12 और जो भी नीट वो सारा चीज का प्रिपरेशन कर रहा है, तो बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारा कुछ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इतना अच्छे से क्लियर करा देते हैं कि ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए समझने में। तो ये ह्यूमन ब्लड, तो जब हम इंक्रीमेंट करते हैं, अभी तक में हम क्लास 8, 9 में पढ़े, तो जब हम इसके आगे में जब ह्यूमन ब्लड के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, तो इसका सेरोलॉजी डिपार्टमेंट के फॉर्मेट में, जैसे हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो कार्डियो में आता है, गाइनो होता है, ओरोलॉजी होता है, बहुत सा अलग अलग पार्ट बाय पार्ट होता है। तो जब हम सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी होता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ सेरोलॉजी, अगर हम बात करें तो ये हेमाटोलॉजी में भी पढ़ते हैं और सेरोलॉजी में पढ़ते हैं, ये दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो अब हम ब्लड के बारे में जानकारी लेते हैं, होता क्या है ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानकारी लेना है तो पहला चीज ब्लड का इंट्रो लेवल हम समझते हैं। तो पहला ये होता है नेचुरल कोलॉइड। अब जिसको कोलॉइड नहीं समझ में आता है, वो कोलॉइड एक ऐसा मटेरियल होता है, जब हम किसी भी चीज को छलनी से छानते हैं तो कुछ पार्ट मेरा नीचे की तरफ चला जाता है और कुछ पार्ट मेरा ऊपर की तरफ चला जाता है। ये कोलॉइड अगर हम पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री में पार्ट आता है जिसमें हम सॉल्यूशन में आता है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड सॉल्यूशन। तो ये कोलॉइड का बेसिक सा बात करें, तो अगर कोलॉइड का बात करें तो इसका पार्टिकल का ये होता है 10 का पावर 5 से लेकर 10 का पावर 10 mm तक में रहता है। तो नॉर्मल अगर हम भाषा में बात करें तो कोलॉइड क्या होता है, जैसे हम लोग दूध को छान रहे हैं तो दूध पूरा मटेरियल गिर जाएगा, लेकिन ये मलाई ऊपर की तरफ फंस जाएगा। तो अगर हम पूरा चीज को तो हम दूध ही बोले ना, तो ये जो कोलॉइड हुआ ये टोटल मटेरियल हुआ, तो कुछ पार्ट मेरा निकल जाएगा, कुछ पार्ट मेरा रह जाएगा। तो ये होता है कोलॉइड। ठीक है, इसका ये कनेक्टिंग, दूसरा चीज ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम टिश्यू का पार्ट हम तुम लोग को पढ़ाएंगे तो इसमें हम तुम लोग को क्लियर करा देंगे कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव का मतलब क्या है, हम पहले ये चीज बताए हैं कि ये बॉडी के हर पार्ट में मूवमेंट करता है। जिस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है वो बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाता है। मतलब जहां पर बॉडी में खून का कमी हो जाता है वो जगह मेरा पैरालाइज हो जाता है। तो इस वजह से नस जो ब्लॉकेज हो जाता है, यही पैरालाइज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा चीज इसका पीएच वैल्यू, साइंस अगर हम पढ़ें केमिस्ट्री तो पीएच जानते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। जब ये 7.4 इसका पीएच वैल्यू हुआ तो इसका मतलब ये बेस होगा, मतलब ये एसिड नहीं होगा। 0 से लेके 1 से लेके 7 के बीच में एसिड, 1 से लेके 6 के बीच
बीच में एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से लेकर 14 तक में बेस होता है। तो ये 7.4 होता है, मतलब ये बेस होता है। ठीक है। दूसरा चीज, अब ये बनता कहाँ, ये बनता कहाँ, ये कोई एक जगह होगा ना जहाँ ये बनता है। तो ये बनता कहाँ, तो ये बनता है लीवर में और बोन मैरो में। अब ये लीवर में किसके बनता है और बोन मैरो में किसके बनता है, जो भी एम्ब्रॉय होता है। एम्ब्रॉय का मतलब जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया। तो जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया उसका हड्डी होगा ही नहीं, या फिर हड्डी जो भी होगा तो वो मूवमेंट वाला हड्डी होगा जो कार्टिलेज के फॉर्म में रहेगा। तो वो बच्चा में जो मतलब 0 से लेके 9 मंथ जो अभी जन्म ही नहीं लिया, इन्फेंट बेबी, जो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया उसमें लीवर में बनता है। इसके बाद जो बच्चा जन्म ले लिया और जब तक वो जिंदा है तो उसमें कहाँ बनेगा, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, हड्डी के अंदर में रहेगा, उसी के अंदर बनता है। तो वो होता है बोन मैरो। तो ये बनता कहाँ है, बच्चा में, एम्ब्रॉय में बनता है। जब ये एम्ब्रॉय रहता है तो लीवर में बनता है, और जब ये पैदा हो जाता है, मतलब बॉर्न बेबी जब हो जाता है तो ये बोन मैरो में बनना चालू हो जाता है। तो ये बोन मैरो में बनता है। और ये क्लियर कर दिए। अब मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। मतलब अगर हम बात करें तो एक मेल में 500 मिलीलीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में सिर्फ 5 लीटर होता है और मेल में 5.5 लीटर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये इतना कुछ तो हम जान गए कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, पीएच वैल्यू होता क्या होता है, बनता कहाँ है। लेकिन बनने के बाद ज़रूरी है हर चीज़ बने और वहीं पर रह जाए, वैसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं ना है। तो बनने के बाद वो रखाता कहाँ, स्टोर कहाँ करता। तो अब स्टोरेज स्पेस हम देख लेते हैं। तो ये स्टोर कहाँ करता, तो स्टोर करने के लिए नॉर्मल सा अगर हम बात करें तो सब कोई बोलेगा सर हार्ट में स्टोर करता। ऐसा कुछ नहीं। अगर हार्ट में स्टोर करता तो हार्ट मेरा ब्लॉक कर देता और मेरे को हार्ट अटैक आ जाता और हम मर जाते हैं। स्टोर का जगह होता है मेरे पेट में, एक जगह है बायां साइड में जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, क्या होता है स्प्लीन। स्प्लीन में ही ये मेरा स्टोरेज होता है। ठीक है। अब जब ये स्टोरेज हो गया स्प्लीन में तो इसके बाद कुछ दिन के बाद ये खत्म भी हो जाएगा। तो जैसे ये खत्म होगा तो भी ये स्प्लीन में ही जाएगा। तो अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड का, अगर हम बात करें तो स्प्लीन क्या हो गया, बनाने का भी जगह हो गया और ग्रेवयार्ड भी हो गया। मतलब जो कुछ दिन के बाद रहा और फिर वो मर जाएगा। कोई भी चीज जब जन्म लेता है तो कुछ दिन का एक वैलिडिटी होता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो जो भी मरेगा तो वो जाएगा कहाँ, स्प्लीन में ही जाएगा। तो इस वजह से इसको हम स्टोरेज जगह भी बोल सकते हैं और हम इसको ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ तक टोटल क्लियर हो गया है। क्या चीज के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, पहला चीज ब्लड का फॉर्मेट को जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ये नेचुरल कोलाइड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो मतलब पूरा बॉडी में कनेक्ट करके रखा रहता है। इसका पीएच वैल्यू तुम्हारा 7.4 होता है। ये मेल में 5.5 लीटर होता है, फीमेल में तुम्हारा 5 लीटर होता है। बिल्डअप ये बनता कहाँ है, ये लीवर में बनता है जब वो बच्चा जन्म नहीं लेता है। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो वो बोन मैरो में बनता है। इसके बाद यहाँ तुम्हारा स्टोरेज ये कहाँ करेगा, ये स्प्लीन में स्टोरेज करेगा। और जब वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भी वो जाके स्प्लीन में ही डेड बॉडी मतलब दफनाया जाएगा। मतलब उसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। बहुत सा हम लोग एड उड देखते हैं तो तेल वूल का प्रचार उचार रहता है, तो सब में चीज में दिखाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, सिंपल सा बात है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर
करता। अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग के लिए नस ब्लॉकेज होने लगेगा। अब नस ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा नस है, नस एक पाइप के जैसा रहता है। अब नस भी दो टाइप का रहता है, वो हम तुम लोग को हार्ट के चैप्टर में समझा दें। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन। तो नस में मान लो ये नस का है, इसी में कोलेस्ट्रॉल मतलब एक वसा टाइप सा रहता है, मतलब फैट मटेरियल रहता है। मान लो इतना बन गया और ये अंदर हो गया, तो पहले जितना ज़्यादा ब्लड जा रहा था और अब उतना ब्लड जाएगा नहीं, क्योंकि ये जम गया है इस पोजीशन में। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हम लोग का स्पीड जो रहता है ब्लड जाने का और ब्लड आने का 120/80 रहता है, जिसको हम ईसीजी रिपोर्ट से हम क्लियर करते हैं, जिसको हम बीपी कहते हैं। तो ये वाला से तुम्हारा थोड़ा सा कम बेशी होने लगेगा, और ये जब ज़्यादा कम बेशी होने लगेगा इस वजह से या तो मेरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा या तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल को हम लोग को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग के बॉडी में होना कितना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल हम लोग के बॉडी में 200 ग्राम पर डीएल। अब ये डीएल होता क्या, तो अब हम मेजरमेंट के हिसाब से जब नापते हैं तो हर चीज का मेजरमेंट हम नापते हैं, तो इसको जो डेसीलीटर बोला जाता है। तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए किसमें, कोलेस्ट्रॉल हम लोग के बॉडी में। अगर इससे ज्यादा रहा तो दिक्कत है। अब आता है हेमोग्लोबिन। यहां तक हम समझा दिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तक समझा दिए। अब आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होता क्या है, हेमोग्लोबिन यही एक ऐसा चीज रहता है जो तुम्हारा कलर प्रोवाइड कराता है, और हेमोग्लोबिन तुम लोग को चुस्ती और फुर्ती देता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा तुम देखो कि चंचल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन एक एज आने पर हम लोग के जैसा आदमी या फिर बहुत कोई ऐसा देखो कि दिन भर नींद आ रहा है या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, तो ये सारा कुछ क्या चीज से होता है, हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। और हेमोग्लोबिन ज्यादा कमी हो जाता है तो वो एक बीमारी होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया जो बीमारी होता है ये मैक्सिमम लेडीज लोग को होता है, हेमोग्लोबिन का बीमारी। तो ये इसका कितना होना चाहिए, तो मेल में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि लेडीज में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मतलब 1 डेसीलीटर 1 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से कम है, और मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर मतलब एक ज़्यादा है। इस वजह से आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है एज कम्पेयर टू लेडीज। तो यही वजह है, ज़्यादातर ताकतवर होता है आदमी और लेडीज। अगर एक फैट आदमी को मार दो और एक लेडीज को मार दो तो आदमी बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होता है और लेडीज को नहीं होता। तो ये हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। अब ये सारा कुछ हम बताएं और कनेक्टिव टिश्यू भी बताएं। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ ये कहीं ना कहीं मेरे पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा होगा। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन कर रहा, सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, कोई एक जगह से आया और कोई एक जगह गया, फिर वहां पे स्टोर हुआ, फिर वहां से आया फिर गया। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया मेरे हार्ट के पास, उससे पंप हुआ, साफ हुआ, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हुआ। तो आने और जाने का टोटल प्रोसेस जो हुआ उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। तो एक होता है मेरे टोटल बॉडी से हार्ट की तरफ जाना, और एक होता है हार्ट से पूरा टोटल बॉडी की तरफ जाना, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। तो ये डिस्कवरी
ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन बताए थे? विलियम हार्वे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, खासकर नीट ये सब एग्जाम में पूछता है, हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं विलियम हार्वे, बहुत सब आ जाएगा। अब इसके बाद हम समझा देते हैं, यहाँ तक हम क्लियर कर दिए। अब इसके बाद हम फंक्शन ऑफ ब्लड समझाते हैं। तो ब्लड काम क्या करता है, अभी तक जितना कुछ भी हम पढ़े ये ब्लड के फॉर्मेट हम समझा कि ब्लड का इंट्रो लेवल क्या होता है, ब्लड होता क्या। अब इसके बाद ब्लड का काम कुछ होगा तब ना हम यूज कर रहे हैं। तो ब्लड का काम क्या है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड। अब आया फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, तो पहला चीज ब्लड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन ऑफ ब्लड में ये टेम्परेचर को कंट्रोल कराता है, मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करता है। ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर कम टेम्परेचर है, जैसे जवान हम लोग जैसा आदमी लोग में ना ज़्यादा ये होता है, मतलब हर समय मारपीट का ये सब आदमी सोचता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा तरीक़ा से होता है। बाकी छोटा बच्चा में वैसा नहीं होता है और एक एज आने पर वैसा नहीं होता। तो ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन ये रहता है, इस वजह से जो ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया टेम्परेचर मेंटेन करना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम फंक्शन ऑफ ब्लड का बात करें तो ये होता है एक टेम्परेचर मेंटेन। दूसरा चीज़ न्यूट्रिएंट मटेरियल सर्कुलेशन। जितना भी न्यूट्रिशन है हम लोग के बॉडी में ये सारा कुछ कहाँ से सर्कुलेट होगा, ये हमको जैसे ये पोजीशन में हमको न्यूट्रिशन चाहिए, तो कोई एक आदमी जैसे हम लोग के घर में कोई सामान चाहिए तो कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो बाहर जाए वो सामान लेके आए और हमको घर में ला के दे। तो जब घर में आ जाएगा तो मेरे पास भी आ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल सर्कुलेशन। तो ये बॉडी में न्यूट्रिएंट मटेरियल को सर्कुलेट करता है, मतलब जहाँ पर जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको प्रोवाइड करा देता है। दूसरा चीज़ गैस का भी ये करता है, CO2 और O2। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो मेरा नाक से ले रहे हैं तो ये सिर्फ यहीं पर रह जाता नहीं, ये जहाँ पर बॉडी में चाहिए वहाँ पहुँच जाता है। और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो भी पूरा बॉडी से आके वहाँ पर से निकल जाता है। तो ये सारा कुछ कौन करता है, ब्लड ही करता है। दूसरा इजेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन, कुछ कुछ पार्ट हम लोग का इजेक्शन करते हैं। कुछ कुछ पार्ट हम लोग इजेक्ट करते हैं बॉडी से, तो ये सारा कुछ इजेक्शन मटेरियल सर्कुलेशन। ये मतलब जो पार्ट हम लोग के यूज में नहीं है, जो सामान हम लोग के यूज में नहीं है उसको बाहर की तरफ फेंक देने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम ब्लड का फॉर्मेट समझते हैं कि ब्लड में होता क्या है। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली दो चीज से बना होता है, एक प्लाज्मा से और एक कॉर्पोसेल से। प्लाज्मा होता क्या है, एक लिक्विड मटेरियल, जैसे अगर हम पानी बोल दें या फिर कुछ दूध बोल दिए, एक लिक्विड मटेरियल हो गया। इसमें हम मटेरियल मिलाते हैं, जैसे हम चाय बोलते हैं तो चाय सिर्फ दूध से नहीं ना बनता है, चाय के साथ चीनी पड़ता है, चाय पत्ती होता है, कोई आदमी अदरक डालता है, कोई आदमी अलग अलग चीज डालता है। तो जो मटेरियल प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब क्या हुआ, दूध हुआ, वो प्योरेस्ट फॉर्म हुआ। तो ये जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद जो आता है, जो मटेरियल पड़ा वो होता है कॉर्पोसेल्स। ठीक है।
तो प्लाज्मा पूरे बॉडी का में जितना भी ब्लड है उसका 60% होता। अब जब हम 60% लिख दिए तो कहीं कहीं पर तुम जब चेक करना तो पता देखना 55% भी लिखा रहता है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम मिटा दिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 55% से लेके 60% के बीच में रहता है। और ये जो कॉर्पोसल्स रहता है ये 45% से लेके 40% के बीच में रहता है। तो प्लाज्मा में सिर्फ दो पार्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, दो पार्ट होता है, एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये होता है प्लाज्मा में। अब WBC में RBC और प्लेटलेट्स, ये तीन पार्ट बचा, तो ये तीन पार्ट इसमें नहीं होता। जब हम लोग देखते हैं ब्लड को टेस्ट किया जाता है तो वो लोग क्या करता है, कुछ कुछ केमिकल डालता है, तो जब हम चेक करते हैं तो वो अलग हो जाता है, एकदम लिक्विड मटेरियल निकल जाता है, वो होता है येलोइश कलर का। और वो येलोइश कलर क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का अगर हम कलर का बात करें तो प्लाज्मा येलोइश कलर होता है। और रेड कलर का बात करें तो हम पहले भी बता दिए थे, हेमोग्लोबिन, RBC, ये सारा कुछ की वजह से होता है। तो कॉर्पोसल्स मटेरियल होता है। तो अब मटेरियल में क्या क्या चीज होता है, तो तीन चीज होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब आ गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC कितना होना चाहिए, WBC कितना होता है और प्लेटलेट्स कितना होता है, तो ये सब तो नॉर्मल नेम है। RBC रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, लेकिन ये नॉर्मल नेम है। लेकिन अगर हम इसको आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, मतलब क्लिनिकल टर्म में, तो इसका नाम होता है इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये सब मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं। ये जो इरेथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, लीकोमिया, लीकोमिया क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर मतलब WBC का इंक्रीमेंट हो जाना, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर ऐसा एक बीमारी है जो हम लोग के सबके बॉडी में होता ज़रूर है, लेकिन एक्टिव नहीं होता। जिस दिन एक्टिव हो गया उस दिन कैंसर हो गया, जिस दिन नहीं, जब तक एक्टिव नहीं हुआ तब तक हमको कैंसर नहीं। अब सवाल ये आया कि जब इतना बड़ा बीमारी है तो डॉक्टर साहब इसको ठीक भी तो कर सकते हैं कि वो मटेरियल निकाल दें, लेकिन जैसे वो मटेरियल अगर निकाल दिया जाएगा तो वो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। इस वजह से उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा बहादुरी है। ल्यूकोसाइट, यहीं से ल्यूकोमिया आता है। अब आ गया कितना कितना क्वांटिटी के हिसाब से RBC रहता है, कितना क्वांटिटी के हिसाब से WBC होता है, कितना क्वांटिटी के हिसाब से ये होता है। तो ये होता है 50 लाख। और इसका वैलिडिटी कितना होता है, ये कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, ये मात्र 20 दिन तक जिंदा रहता है। तो इरेथ्रोसाइट मतलब RBC क्या होता है, RBC इरेथ्रोसाइट हो गया, वो 50 लाख होना चाहिए हम लोग के बॉडी में, और वो सिर्फ 20 दिन तक जिंदा रहता है। इसके बाद आता है ल्यूकोसाइट, ये 10,000 रहता है, ठीक है, ये सिर्फ 4 दिन तक जिंदा रहता है। अब लास्ट आ गया थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के पास 2 लाख होता है और ये 7 दिन तक जिंदा रहता है। इतना तक हम समझा दिए। अब इसको हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जो है, ये तुम्हारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारा ब्लड कैस्केडिंग ऑफ ब्लड जो होगा, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग में, उसमें काम आता है ये वाला चीज़। बाकी ये जो तीनों चीज़ है, तो अगर हम कैस्केडिंग ऑफ ब्लड बाद में हम समझाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। ब्लड जो है एक्चुअली बहुत लंबा चैप्टर है, इसको अगर हम एक फॉर्मेट में समझाना चाहें तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इस वजह से आज हम सिर्फ ह्यूमन ब्लड समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड समझा देंगे। उसके बाद हो जाता है RBC, WBC। अब RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, आज हम क्लियर करते रहे इसी के अंदर। इसके बाद होता है DNA, RNA। DNA से पता चलता है
कौन, पूरा डिटेल पता चल जाता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए होता है डीऑक्साई रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए आरएनए से ही पता चलता है। सीआईडी लोग ये सारा कुछ से कहाँ पता चलता है, जैसे किसका कौन बच्चा है, ये सारा कुछ डीएनए से पता चलता है। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में आज समझा देंगे। अभी हम इसको पूरा क्लियर करा देते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसको स्क्रीनशॉट करना कर सकते हो। अभी तक हम समझा दिए फंक्शन ऑफ ब्लड। इससे पहले इंट्रो लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड होता है क्या है, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड समझा दिए। ब्लड में तुम्हारा दो पार्ट होता है, एक होता है और दूसरा में तीन पार्ट होता है। एक हो जाता है तुम्हारा प्लाज्मा, जो तुम्हारा 60% से लेकर 55% के बीच में रखता है। दूसरा हो जाता है कार्पोसेल्स, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी मैक्सिमम होता है, जो तुम्हारा 50 लाख होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो 10,000 होता है, और प्लेटलेट जो होता है वो 2 लाख के करीब होता है। ये इसको हम थोड़ा सा समझाएं, अब इसको हम पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि आरबीसी काम क्या करता है, डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है, प्लेटलेट्स काम क्या करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। आरबीसी क्या होता है? पहला चीज, ये जितना भी पार्ट है ये वो लिक्विड मटेरियल रहता है, जो हम बताएं प्लाज्मा। ये आरबीसी जो रहता है ये सॉल्वेंट मटेरियल रहता है, मतलब सॉल्यूट मटेरियल रहता है, जो सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है और वो सॉल्यूशन बनाता है। ये हम केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। जैसे नॉर्मल सा बात है, वाटर, पानी में अगर हम चीनी डाल दें तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और पानी जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। और जब चीनी पानी के साथ मिल गया तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो ब्लड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है, कुछ ना कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट पार्टिकल हो गया तुम्हारा प्लाज्मा, और सॉल्यूट पार्टिकल क्या क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आरबीसी समझाते हैं। तो पहला चीज, आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का शेप होता है राउंड शेप होता है। जैसे ये मान लो पूरा राउंड है, लेकिन यहाँ से ऐसे रहेगा और यहाँ से ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब बीच से पचका हुआ रहेगा, हल्का सा नीचे की तरफ रहता है। तो ये आरबीसी होता है। दूसरा चीज, इसमें लाइसोसोम्स पाया नहीं जाता है। लाइसोसोम्स पाया नहीं जाता। तीसरा चीज, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। क्लियर है? अब ये हाइट के साथ में इंक्रीमेंट करने लगता है। अगर हम जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इसका साइज इंक्रीमेंट करने लगता है। तो इंक्रीज इन हाइट, सिंपल सा बात है, हाइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी शेप भी बढ़ता जा रहा है। जब ये हाइट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका शेप बढ़ता रहेगा। तो जब ये शेप बढ़ता रहेगा तो ये क्या करेगा, सांस लेने में हम लोग को दिक्कत करने लगेगा। इस वजह से जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत सारा कॉन्शियस फील करने लगता है, किसी को ये आ जाता है, तबीयत खराब होने लगता है। तो ये सब होता क्या है, ये आरबीसी का जो शेप है ये इंक्रीमेंट होने लगता है। तो इस वजह से टोटल सर्कुलेशन ऑक्सीजन का नहीं हो पाता है। इस वजह से आदमी को नोज ब्लीडिंग और तरह तरह का बीमारी होने लगता है। कोई कोई आदमी चक्कर खा के गिर भी जाता है। ये ब्लड का आरबीसी है। आरबीसी
में अगर हम शॉर्ट बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है ये तो हम पहले भी बता दी। हीमोग्लोबिन क्या कमी से बीमारी होता है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। जेंट्स में तुम्हारा 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और लेडीज में तुम्हारा 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिफिशियंसी से इसको लिख देते हैं, आरबीसी का डिफिशियंसी से बीमारी होता है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? आरबीसी शेप राउंड होता है, लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इंक्रीज। अब ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इस वजह से इसका डीएनए रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। न्यूक्लियस जिसमें रहेगा उसी से डीएनए और आरएनए आएगा, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा उसमें डीएनए और आरएनए नहीं रहता। लाइसोसोम्स नहीं पाया जाने के वजह से ये अगर मर भी जाएगा तो ये सिर्फ फ्लो करेगा, मतलब लाश तैरता हुआ दिखेगा। तो ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जाएगा मेरा स्प्लीन में। और स्प्लीन क्या होता है, हम पहले ही बता दिए थे, स्प्लीन क्या होता है, वो ग्रेवयार्ड रहता है। तो जो मरा हुआ रहता है उसको वहाँ जाके दफन कर दिया जाता है। अगर इसमें लाइसोसोम्स पाया जाता तो ये वहीं पर मर जाता, तो वहीं पर वो खा के उसको खत्म कर देता। तो यहाँ आरबीसी मेरा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी को समझने से पहले हम सिंपल सा एक बात करते हैं। जैसे हम लोग को कोई भी बीमारी होता है तो हम लोग का क्या करता है, बॉडी में एक मटेरियल रहता है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ये एड्स बीमारी में ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी वो बीमारी से लड़ने में हम लोग को मदद करता है, और तब तक लड़ता है जब तक वो हार नहीं मान जाए। अगर डब्ल्यूबीसी मेरा हार मान गया तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, और डब्ल्यूबीसी अगर हम जीत गया तो हम लोग बीमारी से बच जाएंगे। तो डब्ल्यूबीसी यही काम करता है। अब डब्ल्यूबीसी में क्या क्या पार्ट होता है उसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं। इसका जो शेप रहता है नॉट डिफाइंड। इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस वजह से इसका डीएनए आरएनए हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए रिपोर्ट किससे निकलता है कॉर्पोसेल्स के पार्ट में, तो आरबीसी से नहीं निकलेगा, ना ही प्लेटलेट से निकलेगा। ये सिर्फ निकलेगा तो डब्ल्यूबीसी से, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी से बचाता है। बीमारी से बचाने के लिए प्रोटेक्शन करता है, मतलब लड़ता है, और जीत जाए तो बीमारी नहीं आएगा, और हार जाए तो हम लोग को बीमारी आ जाए। अब टाइप्स, इसमें बहुत सा टाइप्स होता है। तो टाइप्स में पहला टाइप्स होता है एंटीबॉडी। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट का साइज होता है। ठीक है, मोनोसाइट, बाकी सब होता है न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोनोफिल। एंटीबॉडी मतलब हमको कोई बीमारी हो रहा है तो कोई एक नया जर्म्स हम लोग के बॉडी में इंटर करेगा। तो जैसे हम लोग के बॉडी में कोई भी जर्म्स इंटर किया तो एंटीबॉडी क्या है, बीएसएफ का काम करेगा। बीएसएफ का काम क्या करेगा, मतलब ये पूरा हम लोग के बॉडी में घूमेगा, देखे कहाँ से जर्म्स मेरा एंट्री किया है। जैसे जर्म्स एंट्री किया तो एंटीबॉडी उसको देख के पहचान लेगा कि ये जो है जर्म्स है जो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एंटीबॉडी क्या करेगा, तुरंत जाएगा लिम्फोसाइट को बोलेगा, लिम्फोसाइट
आपका काम आ गया है, आप एक नया जर्म्स आया है उसको आपको खत्म कर देना है मार के। तो लिम्फोसाइट जाएगा और ये टी सेल के फॉर्मेट में रहता है, टी सेल मतलब टी शेप से रहता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जाएगा, वो जर्म्स से लड़ना चालू करेगा। एक टाइम आएगा लिम्फोसाइट उसको मार के ख़त्म कर दिया। तो अब मार के जैसे उसको ख़त्म करेगा तो लिम्फोसाइट का काम ख़त्म, एंटीबॉडी का काम ख़त्म। इसके बाद चला जाएगा मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट को बोलेगा कि एक नया जर्म्स आया था, हम उसको मार के आ गए हैं। लेकिन ये लिम्फोसाइट नहीं बोलेगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, वो काम करके ख़त्म कर दिया, छोड़ देगा। इसके बाद एंटीबॉडी जाएगा किसके पास, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट को बोलेगा कि हाँ एक जर्म्स आया था उसको हम मार के ख़त्म कर दिए, आप जाइए उसको खा के ख़त्म कर दीजिए। तो मोनोसाइट जाएगा उसको खा के ख़त्म कर देगा। जैसे इसको ये खा के ख़त्म करेगा तो इसका साइज जो है वो बिगर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम कोई भी चीज़ खाना पीना खाते रहते तो हम लोग का वेट बढ़ता रहेगा, नहीं खाएंगे पिएंगे तो वेट कम होगा। इस वजह से हम लोग के बॉडी में हमेशा जर्म्स आता रहता है। WBC का लिम्फोसाइट उसको मार के ख़त्म कर देता है, और जैसे वो मोनोसाइट उसको जा खाता है तो हम लोग का बॉडी एक्टिव मोड में हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन एड्स एक ऐसा बीमारी है, इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देता है। जैसे ये लिम्फोसाइट को ख़त्म कर दिया तो एंटीबॉडी देख तो लिया उसको, वो जाके किसको बोलेगा, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट बेचारा मरा हुआ है, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे ये कुछ नहीं कर पाएगा तो जब तक वो मरेगा नहीं, नया वाला जर्म्स जो हम लोग के बॉडी में इंटर किया है, तो मोनोसाइट उसको खाएगा नहीं। और जब मोनोसाइट खाएगा नहीं तो वो बड़ा होगा नहीं, और एक्सेस, और जब वो कंटिन्यूअस नहीं खाते खाते वो क्या करेगा, साइज छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा। तो यही वजह होता है एड्स जो बीमारी है इसमें डायरेक्ट लिम्फोसाइट पर ही इफेक्ट कर देता है। लिम्फोसाइट खत्म तो मतलब जो भी बीमारी हमको हो चुका है वो बीमारी हमको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ही रहेगा। इसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स। इसके बारे में भी हम बता दिए थे प्लेटलेट्स क्या होता है। तो प्लेटलेट्स क्या काम करता है ये सारा कुछ बताया था। पहला हम शेप पर जाते हैं, तो इसका शेप जो रहता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह रहता है। ये कॉन्वेक्स लेंस के शेप में रहता है, इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता। इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता है। ये काम क्या करता है, ये पावर को इंक्रीमेंट कराता है। या फिर हम स्टेमिना बोल सकते हैं। डेंगू जो बीमारी होता है, डेंगू में ये प्लेटलेट्स पर ही इफेक्ट करता है। तो प्लेटलेट्स इतना ज़्यादा गिर जाता है तो आदमी का काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाता है। कोई आदमी होता है जैसे 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू काम कर रहा, थक ही नहीं रहा, तो प्लेटलेट्स क्या रहता है, उसका प्लेटलेट्स एक्टिव रहता है, मतलब 2 लाख के करीब रहता है। इस वजह से वो आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं थकता है। और दूसरा चीज़, किसी को काम करने का मन ही नहीं करता, मतलब उसका RBC जो है उसका हेमोग्लोबिन उसका कम है। तो अगर हेमोग्लोबिन कम है तो कोई काम करने में मन नहीं करेगा, और प्लेटलेट्स अगर उसका कम है तो उसका टाइम नहीं देगा, मतलब आधा घंटा पढ़ा 20 मिनट पढ़ा उसको मन नहीं करेगा, नींद आने लगेगी। तो नींद आने लगे तो हेमोग्लोबिन एक्टिव, मतलब उसका 14, लड़का है तो 14 ग्राम से कम होगा, लड़की है तो 13 ग्राम से कम होगा। इस वजह से उसको नींद आने लगेगा, ये थकावट महसूस होने लगे, ये सारा कुछ हेमोग्लोबिन की वजह से होगा। और किसी भी चीज़ में काम करने में मन नहीं लगे, जैसे हम आधा घंटा काम किए फिर मेरा नहीं कर रहा है काम करने में, 1 घंटा काम किए मन ही नहीं कर रहा। लेकिन कोई आदमी होता 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू काम करता है, क्योंकि उसका आरबी प्लेटलेट्स एक्टिव रहता है, मतलब। तो ये सिंपल सा बात है। अभी तुम लोग जो स्टूडेंट हो तो ये तीनों चीज़ पर तुमको फोकस करना पड़ेगा। अब हेमोग्लोबिन के तो बता दिए कि काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, काम चालू ही नहीं करने का मन करेगा, ठीक है, क्या करें, पढ़ाई छोड़ दो, अभी हमको नींद आराम सो जा रहे हैं, तो ये हेमोग्लोबिन की वजह से है। इसके बाद आ गया, हम पढ़ाई तो चालू कर दिए, आधा घंटे के बाद मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये प्लेटलेट्स की वजह से हुआ। और दूसरा चीज़, हमेशा हम बीमार पड़ रहे हैं, कभी हमको फीवर आ जा रहा है, कभी हमको सर्दी आ जा रहा है, कभी
बदन हाथ दर्द हो जा रहा, तो ये सारा कुछ WBC की वजह से हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई लिखाई करना बाद में, पहले ये सब चीज़ को जाओ डॉक्टर के पास आराम से चेकअप करवा लो, ये सब चीज़ को एक्टिव कर लो। जब ये एक्टिव हो गया तो आराम से मन लगेगा पढ़ाई करने में, फिर 8 घंटा क्या 10-10 घंटा तुम पढ़ाई करोगे। तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है तो आदमी कुछ काम करने में मन ही नहीं रखता, ताकत है ही नहीं, स्टेमिना है ही नहीं। हम कोई भी काम करेंगे 2 मिनट 10 मिनट करेंगे, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसका प्लेटलेट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है वो आदमी 10-10 घंटा 8-8 घंटा काम कर सकता है। तो ये सारा कुछ क्या चीज़ से आता है, प्लेटलेट। तो ये ब्लड के बारे में हम सारा कुछ तुम लोग को समझा चुके हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है और इसको मान लो बहुत कम हो सकता है, ये वाला चीज़ को हम बोल सकते हैं कि इसको इंक्रीमेंट किया जा सकता है। तो एक आयरन का गोली आता है, वो चीज़ को खाने से हेमोग्लोबिन इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो खा लेना, ये डॉक्टर से सलाह लेके खा लेना तो ये रहेगा, नहीं तो फिर बाद में तुम्हीं लोग को दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, प्लेटलेट्स के बारे में हम बता सकते हैं कि प्लेटलेट्स को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीमेंट कराने में मदद करता है। और दूसरा चीज़ फ्रूट, ये फ्रूट प्लेटलेट्स को क्या, प्लेटलेट्स को भी इंक्रीमेंट करता है प्लस ये तीनों चीज़ को इंक्रीमेंट करता है। लेकिन ये सारा कुछ, इंडिया इतना गरीब देश है कि अगर कोई भी आदमी फल लेके जा रहा है तो समझो उसके घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर है। तो ये वाला चीज़ है, तो कोशिश करो ये सब चीज़ पर फोकस करने का। ये सब चीज़ अगर तुम्हारा फोकस हो गया तब तुमको मन लगेगा पढ़ाई करने में और कोई भी काम करने में मदद करेगा। इसके बाद आ गया, इतना तक हम समझा दिए, ब्लड के बारे में हम सारा कुछ समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हम समझा देंगे। इसके बाद DNA RNA समझा देंगे। तो जितना कुछ समझ में आ गया इसको ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।